वेलकम मित्रों, जैसे ही आपका सेफ्टी हो जाएगा, गेट पास बन जाएगा, तब आप साइट पर पहुंचेंगे। यदि आप एक सुपरवाइजर हैं तो आपको साइट के एरिया कोऑर्डिनेटर से मिलना होगा। एरिया कोऑर्डिनेटर आपको वर्क पैक देगा जिसमें सब लिखा रहेगा कि आपको किस किस कॉलम का मेंटेनेंस करना है, क्या क्या काम करना है, कितने मैन पावर से करना है और कितने समय में करना है। यह सब एक वर्क पैक में लिखा रहता है। मित्रों, कॉलम का मेंटेनेंस करने के लिए सबसे पहले कॉलम के जितने इनलेट और आउटलेट वाल्व्स होते हैं उन सबको क्लोज्ड कर दिया जाता है, यानी बंद कर दिया जाता है। फिर इसके बाद सभी इनलेट आउटलेट को ब्लाइंडिंग भी कर दिया जाता है, जिसको पॉजिटिव आइसोलेशन कहा जाता है। इसके बाद ऑपरेशन टीम कॉलम का पर्जिंग करते हैं। पर्जिंग करने के लिए वह कई तरह के साधनों का उपयोग करते हैं, जैसे कि पर्जिंग के लिए वे स्टीम पर्जिंग भी करते हैं, नाइट्रोजन पर्जिंग भी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पर्जिंग भी करते हैं और इनर्ट गैस का भी पर्जिंग करते हैं। पर्जिंग कर देने से कॉलम के अंदर जो भी टॉक्सिक गैसेज हैं, हजार्ड्स मटेरियल हैं, वो सब निकल जाते हैं, जिनके बुरे प्रभाव से हम लोग बच सकते हैं। मित्रों, पर्जिंग करने के बाद ही क्लाइंट हमें मेंटेनेंस के लिए हैंड ओवर करता है। जब तक पर्जिंग होता रहेगा, हम लोग मेंटेनेंस करने के लिए जितने भी टूल्स है, रिलेटेड टूल्स है, मटेरियल्स है, उसका अरेंजमेंट कर लेते हैं। इन सब मटेरियल का अरेंजमेंट कर प्रिकॉशन के साथ हम लोग काम चालू करेंगे। एक बात और ध्यान देने वाली है कि कॉलम पर ब्लेंडिंग करना है। कुछ कॉलम के ऊपर जहां पर एस्केप फोल्डिंग की जरूरत पड़ती है, वहां पर भी एस्केप फोल्डिंग की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। कॉलम में वेंटिलेशन की व्यवस्था जरूर करना चाहिए। इसके लिए हम लोग एयर कंप्रेसर, एयर हॉजेज, फायर हॉजेज, इजेक्टर, एग्जॉस्ट वगैरह का व्यवस्था करते हैं। साथ ही फायर एक्सटिंग्विशर का भी व्यवस्था कर लेना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी वाला ये सब चेक करता है। इसके अलावा कॉलम के अंदर लाइटिंग के लिए भी सफिशिएंट व्यवस्था होनी चाहिए। कॉलम के अंदर लाइटिंग के लिए हम लोग 24 वोल्ट का फायर प्रूफ हैंड लैंप का उपयोग या फिर हैंड टॉर्च की व्यवस्था करते हैं। जहां तक अरेंजमेंट का सवाल है मित्रों, ब्लेंडिंग के लिए भी गैस्केट और कुछ स्टड का अरेंजमेंट कर लेना चाहिए। कॉलम पर ऊपर टूल्स वगैरह पहुंचाने के लिए पुली रोप, टूल्स बैग का भी अरेंजमेंट कर लेना चाहिए। कॉलम का मेंटेनेंस करने के लिए मित्रों सबसे पहले परमिट होना चाहिए। परमिट के साथ ही जेएसए जॉब सेफ्टी एनालिसिस या जेएचए जॉब हजार्ड्स एनालिसिस या सीटीआरए क्रिटिकल टास्क रिस्क असेसमेंट होना चाहिए। इससे हम लोगों को जो है कि काम करने के दौरान जो हजार्ड्स उत्पन्न होते हैं उनके बारे में इसके अंदर डिटेल से लिखा रहता है और कैसे इन हजार्ड से हम लोग बच सकते हैं, ये सब सीटीआरए जेएसए वगैरह में लिखा रहता है। इसलिए यह सब जरूरी है। मित्रों, एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो देखने से बेहतर पढ़ना अच्छा लगता है तो अच्छी बात है। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक ब्लॉग गूगल पर बनाया है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां आप जाकर इस वीडियो को आराम आराम से पढ़कर अच्छे से समझ सकते हैं। साथ ही मजे की बात है कि यदि आप मेरे जैसे वीडियो क्रिएटर बनना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो आप इसको अपने आवाज में बोलकर वीडियो बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। तो अच्छे काम में देर क्यों, वह भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर पहुंच जाइए प्रसाद रिफाइनरी मेंटेनेंस ब्लॉग पर और मौका का फायदा उठाइए। धन्यवाद। साथ ही मित्रों, पीपीई अपने पर्सनल सुरक्षा के लिए पीपीई होना जरूरी है। पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इंटरव्यू के समय कभी कभी क्लाइंट पूछ देते हैं कि 5 पीपीई के नाम बताओ। उसके लिए मित्रों पीपीई में हेलमेट, कवरऑल, गूगल, सेफ्टी शू, ईयर प्लग, हैंड ग्लोव, नोज मास्क आदि आते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने अभी तक अरेंजमेंट किया। टूल्स टैकल्स का अरेंजमेंट किया, पॉजिटिव आइसोलेशन हो गया, पर्जिंग हो गया, पीपी हो गया। इतना कुछ होने के बाद तो
अब कॉलम के टॉप मेनवे, सेल मेनवे, एस्कॉर्ट मेनवे आदि को ओपन करते हैं। अब दूसरा काम कॉलम के अंदर प्रवेश करने का होता है, लेकिन प्रवेश करने के पहले कॉलम का वेंटिलेशन करना होता है। बिना वेंटिलेशन के हम लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक मेनवे के साथ फैन लगाते हैं जो कॉलम में अंदर की ओर हवा देगा, तथा दूसरे मेनवे के पास एग्जॉस्ट फैन फिक्स करते हैं जो कॉलम से हवा बाहर निकालेगा। इस तरह कॉलम का वेंटिलेशन कर दिया जाता है और फिर एयर चालू कर दिया जाता है। इससे कॉलम के अंदर की जो भी टॉक्सिक गैसेज होती है बाहर चली जाती है। कॉलम का वेंटिलेशन होने के बाद मित्रों गैस टेस्ट करने के लिए ऑपरेशन टीम को ऑफर किया जाता है। मित्रों गैस टेस्ट करने वाले जो भी होते हैं वो गैस टेस्ट करके बताते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल कितना है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है। 20.9% ऑक्सीजन होना चाहिए। इसके अलावा भी गैस टेस्ट से पता लगता है कि कॉलम के अंदर हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है, या फिर कोई H2S गैस तो नहीं है, इसके अलावा कोई पायराफोरिक मटेरियल तो नहीं है। ये सब ओके रहा तो मित्रों अब हम लोग कॉलम के अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन अभी नहीं, इतना होने के बाद भी हम कॉलम के अंदर इंटर नहीं कर सकते हैं। मित्रों कॉलम में इंटर करने के लिए कन्फाइन स्पेस एंट्री परमिट होना चाहिए। कन्फाइन स्पेस एंट्री परमिट रूल के अनुसार जिस मेनवे से हम अंदर जाएंगे उस मेनवे के पास एक होल वॉचर रहना चाहिए। मित्रों होल वॉचर का क्या काम है भाई? तो जब कोई आदमी कॉलम के अंदर जाता है तो होल वॉचर के पास एक लॉग बुक होता है। वह आने जाने के टाइम के साथ साथ जाने वाले का आईडी, सिग्नेचर वगैरह करवाता है और हमेशा कॉलम के अंदर काम करने वाले व्यक्तियों से संपर्क में रहता है। साथ ही होल वॉचर के पास कन्फाइन स्पेस एंट्री CAC कार्ड भी होना चाहिए। इसके अलावा मित्रों एक फायर वॉच भी होना चाहिए जो कंप्रेसर और DG के पास रहेगा। इसके साथ मैनवे के पास एक SCBA यानी कि सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग एपैरेटस होना चाहिए। कॉलम के अंदर प्रॉपर लाइटिंग भी होना चाहिए, जैसे टेबल लाइट, हैंड टॉर्च इत्यादि। मित्रों कन्फाइन स्पेस के अंदर जो भी पर्सन जाएगा उसके पास गैस डिटेक्टर या मॉनिटर, जिसको हम लोग टॉक्सिक क्लिप भी कहते हैं, होना चाहिए। उसके पास कन्फाइन स्पेस ट्रेनिंग का कार्ड भी होना चाहिए। कन्फाइन स्पेस में जाने के लिए डिस्पोजल कवरऑल उजला वाला भी होना चाहिए, जिससे हमारा कपड़ा गंदा ना हो सके। साथ ही यदि कॉलम का टेम्परेचर ज़्यादा हो मित्रों तो AC का भी अरेंजमेंट होना ही चाहिए। इतना होने के बाद परमिट इशूअर परमिट रिसीवर को कॉलम के अंदर काम करने का परमिट या कन्फाइन स्पेस परमिट इशू कर सकता है। तो मित्रों परमिट मिल जाने के बाद कॉलम के टॉप मैनवे से अंदर जाकर टॉप ट्रे मैनवे सबसे पहले ओपन करना चाहिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इंटरव्यू में क्लाइंट पूछता है कि कॉलम के अंदर जाने के लिए परमिट वगैरह सब कुछ व्यवस्था हो जाने के बाद आप कॉलम के अंदर किधर से इंटर करेंगे, टॉप से कि बटन से इंटर करेंगे? तो आपका जवाब होगा मित्रों कॉलम के टॉप मैनवे से अंदर जाया जाता है, अर्थात ऊपर से खोलते हुए नीचे तक आएंगे। वर्क रिक्वायरमेंट के अनुसार जहां तक ट्रे मैनवे ओपन करने के लिए बोला जाता है वहां तक ही ओपन करना चाहिए। ट्रे मैनवे ओपन करने के बाद NDT टीम यानी कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टीम इंस्पेक्शन करने के बाद NDT बताएगा कि कौन कौन से काम करना है, उसको नोट डाउन कर लेना चाहिए। इसके बाद अब हम काम शुरू कर सकते हैं। कॉलम के अंदर इंटरनल मैनवे ट्रे, डाउन कमर, आउटलेट वेयर, रेक्टेंगुलर नोज, डिमेस्टर आदि इंटरनल को आप रिमूव कर सकते हैं। कोई भी इंटरनल को रिमूव करेंगे तो उसे परमानेंट मार्कर से मार्क कर लेना चाहिए, ताकि इंटरनल को दोबारा लगाते समय यानी कि फिक्स करते समय कोई दिक्कत न हो। जैसे जैसे इंटरनल को रिमूव करते हैं उसी प्रकार मॉकअप या अरेंजमेंट करके साथ रखना चाहिए, ताकि लगाते समय पूरा समझ में आ जाए। डिमेस्टर पैड रिमूव करते हैं तो कंफर्म करना चाहिए कि इसका यूज करना है कि नहीं करना है। यदि यूज करना है तो इसके हाइड्रोजेटिंग या स्टीम से क्लीन कर लेना चाहिए। साफ होने के बाद इंस्पेक्शन भी करवा लीजिए। उसके बाद उसके हिसाब से काम करते हैं।
मित्रों, यदि डिस्ट्रीब्यूटर पाइप रिमूव करते हैं तो चेक करते हैं कि यह कहीं चौक तो नहीं है। यदि चौक है तो उसको क्लीन करते हैं। यदि क्रैक है और खराब है तो उसको चेंज कर देते हैं। मित्रों, अगला काम कॉलम के अंदर सेल इंटरनल सरफेस और वेल्डिंग ज्वाइंट को वायर ब्रश स्क्रैपर या बफिंग के द्वारा क्लीन करते हैं। उसके बाद इंस्पेक्शन करवाते हैं। इंस्पेक्शन के बाद जो भी इंटरनल को लगाना हो तो उसको रिफिक्स करते हैं। कॉलम के सेल के आउटसाइड नोजल और थर्मोकपूल या थर्मोवेल लगा होता है मित्रों, उसे भी ओपन करके चेक करते हैं कहीं चौक तो नहीं है। अगर चौक है तो अच्छे से क्लीन करके रिफिक्स करते हैं। अब जो भी इंटरनल इक्विपमेंट ओपन किया जाता है उसका फाइनल बॉक्सअप कर सकते हैं। जब भी ट्रे मैन में बंद करना हो तो बटन से टॉप की ओर बढ़ेंगे। किसी भी साथ में लेयर बाय लेयर चेक करते चलता है। जब कॉलम बड़ा डाया का होता है मित्रों तो एक लेयर में 3 से 4 मैन में होते हैं और 20 से 22 लेयर होते हैं। यदि कॉलम छोटा डाया का होता है तो मैन में एक ही होता है और लेयर 16 से 18 होते हैं। कोई इंटरनल पार्ट क्लैंप हो गया, बोल्ट हो गया या इटीसी मिसिंग नहीं होना चाहिए। मैनवे बोल्ट प्रॉपर टाइट होना चाहिए मित्रों। कॉलम का बॉक्सअप करने के पहले गैस्केट एरिया को WD-40 वायर ब्रश आदि से अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए। QC या ऑपरेशन टीम से गैस्केट का रेटिंग चेक करवा लेना चाहिए और उसके देख रेख में फाइनल बॉक्सअप कर देना चाहिए। फाइनल बॉक्सअप होने के बाद मैनवे को जितना टार्किंग वैल्यू होगा उतना पर टार्किंग करवा देना चाहिए। अब अगला स्टेप डी ब्लाइंडिंग का होता है मित्रों। ब्लाइंडिंग लिस्ट के अनुसार सीक्वेंस में सेफ्टी के साथ डी ब्लाइंडिंग कर देना चाहिए और डी ब्लाइंडिंग होने के बाद कॉलम को इर्द गिर्द अच्छे से हाउस कीपिंग कर लेना चाहिए। हाउस कीपिंग एक अच्छे टेक्नीशियन की पहचान है। मित्रों, और अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल के प्लेलिस्ट का दौरा बेझिझक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको ढेरों सारे वीडियोज मिल जाएगी जो आपको निश्चित रूप से क्लाइंट इंटरव्यू में मदद करेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। बेस्ट ऑफ लक।